हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 2022 का चैप्टर सेकंड टर्म का है जिसको हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। तो देखिए, इंट्रो में क्या पढ़ते हैं सबसे पहले कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कार्बन के बारे में एंड उससे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले कार्बन है क्या। तो भाई कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन का सिंबल सी होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड से। ठीक है, और उसके बाद जो कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? 2,4। इसकी वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, अब बात करें, कार्बन जो है एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला, और साथ ही साथ इसके मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो परसेंटेज है कार्बन का इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स 0.02% है, एंड एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है तो वो 0.03% है। ऑल द लिविंग थिंग, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सारे किससे बने हुए हैं? कार्बन के बेस्ड कंपाउंड से। किससे? कार्बन के बेस्ड कंपाउंड से। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब बात ये आती है कि कार्बन नोबल अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है, जैसे हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है। हीलियम के बाद नियॉन का 2,8 होता है। आर्गन का 2,8,8। मतलब इनका जो आउटर मोस्ट शेल है ना वो कंप्लीट फिल्ड होता है। तो बोलना चाह रहा है कि कार्बन कैसे अपना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है, क्योंकि नेचर में हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के लिए वो कुछ ऐसा करता है जिससे उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नोबल गैस की तरह हो जाए। ठीक है, आगे तो कैसे करते हैं तो पढ़ना है। पहली बात तो कार्बन एक की वैलेंसी 4 होती है तो इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो लिखा हुआ इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, तो बनाता क्या है वो बात करेंगे। वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो पहली बात तो ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, समझेंगे। बोलना चाह रहा है कि आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो अगर मान लो अगर आयोनिक बॉन्ड बनाता है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो पॉसिबिलिटी, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। माइनस का मतलब गेन कर रहा है और लूज़ का मतलब प्लस आ रहा है। ठीक है, अब खुद सोच के देखो तो क्या लिखा, देखो बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो आप ये बताओ, 2 4 और 4 बाहर से ले लेगा तो कितने हो जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन? 8 हो जाएंगे। अब ये बताओ पहले इसके पास कितने प्रोटॉन थे? 6 प्रोटॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो होता कुछ यूँ है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता है मान लो। अब 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं होता। तो बोलना चाह रहा है इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन आइटम विद अदर एलिमेंट अटेन नॉबल गैस। तो वो ना ही लूज़ कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। इसलिए वो क्या करता है, इसलिए वो बेसिकली शेयरिंग करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस पाता है। अब जैसे कि हमने बात करी कि ये गेन करेगा तो ऐसा होता है। अब मानो लूज़ करेगा तो लूज़ कैसे करेगा बताओ? 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? ऐसे लिख सकता हूँ 2,4। तो ये बताओ अगर मुझे बाहर से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो चलो निकाल लेंगे, थोड़ी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो अब कितने प्रोटॉन प्रोटॉन कितने हैं? अब बात करेंगे, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। अब कितने बोल सकते हो कि पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा था, अब देखा जाए ना तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब देखा जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब आपके पास 6 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए। चलो अभी इस बार अपने और थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन बचे 4।
अब 4 में से फिर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इस बार कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप मतलब कोशिश करोगे निकालने के इलेक्ट्रॉन, तो ना एक निकाल लिया चलेगा, 2 निकाला चलेगा, 3 निकाला, पर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं होती जिससे ये पॉसिबल हो पाए। ठीक है, इसलिए कार्बन ना ही C4 नेगेटिव कर सकता है, ना ही C4 पॉजिटिव। वो करता क्या है, वो हम पढ़ेंगे कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है दी एटम ऑफ द अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, क्लोरीन ऑल्सो फॉर्म बाइंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम ऑफ डिफरेंट एटम इज कोवलेंट। तो वो सेम एटम में इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं डिफरेंट एटम में, तो इस तरह को हम बोलते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड। सबसे आसान एग्जांपल सुना, हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिए। अब देखो गौर से भाई, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, पर होने कितने चाहिए, होने चाहिए 2, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 मिनिमम इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, दूसरे सेल में मिनिमम 8 होने चाहिए, तब जाके वो स्टेबल होगा। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, और ये हाइड्रोजन भी अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये ऐसा होता है ना कि देखो, पहले ये भी एटम यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब क्या होगा, दोनों एटम पास आ जाएंगे और उनके इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे बीचों बीच, कि भाई तेरा भी है और मेरा भी है, दोनों मिलके शेयर करेंगे। तो जब शेयरिंग करके बनता है तब हम इसे बोलते हैं कौन सा बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड। इसने अपना क्या कंप्लीट किया, यहाँ पे इसने कंप्लीट किया है डुप्लेट। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो थोड़े और बड़े एटम्स की बात करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन। फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है F2 की फॉर्म में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,7। अब बताओ, पहला शेल तो इसका कंप्लीट है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कैसे, तो देखो, जैसे मान लो F लिख दिया मैंने, एक F लिख दिया ऐसे, 2, 4, 6 और 7, 2, 4, 6 और 7। होता क्या है, ये फ्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से इसके पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये भी क्या करेगा, इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिसका इसके पास कितने जाएंगे, 8। तो बोलने का मतलब क्या, दोनों के दोनों ऐसे पास आ जाते हैं और फाइनली दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं ऐसे करके। इससे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस तरह को हम बोलते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है। देखो एग्जांपल, हाइड्रोजन का ऐसे हो गया। ऑक्सीजन का देखो, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी होती है, 6 होती है। अब खुद सोच के देखो, इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसकी वजह से इसके पास 8 हो जाए, तो 2 चाहिए। कैसे लेंगे, तो देखो ज़रा, एक ऑक्सीजन यहाँ बनाया, एक ऑक्सीजन यहाँ बनाया, 2 2 4 और 6, नहीं काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो गौर देखना, इस ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो ये करेगा, इससे अपन 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो इसके पास 8 होगा, ये भी सेम उसी काम करेगा, इसके पास फाइनली 8 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ समझाई गई है। और इसको अगर वैसे बनाना है तो ऐसे दिखा दो, और दोनों के बीच एक कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का N2 का। तो N2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, 2,5। तो 2 नाइट्रोजन लिया, कितने इलेक्ट्रॉन कमी है इनके पास, 3 की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे। कैसे, तो देखो ज़रा, इसके 3 लिख दिए और 2, 5 हो गया, इसका भी 3 और 2, 5। ठीक है, अब गौर से देखना, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिससे इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8। तो दोनों ने बोल सकते हो ऐसा होता है ना कि भाई दोनों अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास ले आते हैं और पास ले आके आपस में दिखाते हैं कि भाई तेरा भी और मेरा भी, दोनों मिलके यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो चलो इसका बना कर देख लेते हैं एक बार। नहीं, कार्बन का नहीं है, ये वाटर का है। तो वाटर का देख लीजिए, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 से लिख दिए। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो डिफरेंट कलर कर लेते हैं। ये मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अपने 2 कंप्लीट कर रहा है, ये भी 2 कंप्लीट कर रहा है, ठीक। और ये जो ऑक्सीजन है वो ऐसे अपना कंप्लीट कर लेता है। देखो इसके पास 8 हो गए, इसके पास 2, इसके पास 2, ठीक है ना। अब पढ़ लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी कोवलेंट कंपाउंड की। तो कोवलेंट कंपाउंड है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनके बीच में बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, इसलिए दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ऐसा होता है ना, जितने भी ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो नेचर में पोलर होते हैं। कैसे होते हैं नेचर में, ये पोलर होते हैं। तो जो और आपका वाटर कैसा होता है, वाटर जो, सॉरी यार मैं उल्टा बोल गया, जो कोवलेंट कंपाउंड है ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर। और जो वाटर होता है ना वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। तो अगर पोलर पोलर है, पोलर पोलर हो तो उसमें इंटरेक्शन होता है, और नॉन पोलर और पोलर में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इसलिए कहा गया कि इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, अगर बात करूँ वाटर की, तो वाटर में OH ऐसे बनाते हैं, ठीक है। वाटर जो होता है वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो अब मान लो जैसे कि अगर बात करूँ उनकी, कार्बन ऐसे ऐसे करके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें ये नेगेटिव, इसमें ये रहने दो यार, थोड़ा सा आगे हो जाएगा, दिक्कत जाएगी। सिंपल, इनके बीच में सिंपल बोलूँ तो वीक वंडरवॉल ऑफ फोर्सेस होते हैं और कुछ में स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ आगे, अल्कोहल, जैसे अल्कोहल और वाटर, इनमें स्ट्रॉन्ग सा होता है, या एसिटिक एसिड इन वाटर, इनमें भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिलहाल तो बस ये ध्यान रखो कि इनका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। फिर दे हैव अ जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर नहीं होते, और सॉरी पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि करंट पास नहीं होते। एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम और नो चार्ज पार्टिकल फॉर्म। इनमें कोई चार्ज ही नहीं क्रिएट होता। अगर चार्ज क्रिएट नहीं होगा ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। जिन पे चार्ज क्रिएट होता है ना उनमें फ्लो होता है करंट, ठीक है। तो इनमें कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, इसलिए ये करंट को फ्लो नहीं करा सकते। अब अगला टॉपिक है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर। तो देखो, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहला तो देखो कैटेनेशन, मतलब यही 2 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो सबसे पहला है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कैन लिंक विद, कार्बन जो होता है वो लिंक कर सकता है कार्बन एटम के साथ, और साथ ही साथ कार्बन के अलावा वो और मोनोवेलेंट एटम, डाइवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट एटम से बॉन्ड बना सकता है। मतलब ऐसा है कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना सकता है, और इसके अलावा मान लो हाइड्रोजन हो गया, ऐसे हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन हो गया, या कोई भी फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया। मतलब कार्बन अपने से तो बॉन्ड बनाता है, साथ ही साथ वो ये हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, फ्लोरीन से और ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। यही रीज़न है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं और अलग अलग टाइप के बनते हैं। लॉन्ग चेन बनती है, ब्रांच भी बनती है, क्लोज रिंग भी बनती है, और इनमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। फिर कार्बन की टेट्रावैलेंसी आपको पता ही है कि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। यही रीज़न है कि कार्बन मोनोवेलेंट एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बॉन्ड बना सकता है। और मतलब अपनी उनको ना 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है। अगर मान लो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वो 4 एटम चाहे सिंगल सिंगल से बॉन्ड बना ले, चाहे वो डबल डबल से बॉन्ड बना ले, वो अपनी वैलेंसी 4 कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में, कि सैचुरेट कंपाउंड क्या होते हैं और अनसैचुरेट क्या होते हैं।
ठीक है ना। ओके।